तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है? इट इज़ 1H1, मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसके अलावा जो हमारे टू न्यूक्लियन सिस्टम है वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हमारे हो सकते हैं कि जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं। और क्या हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इन तीनों सिस्टम्स में सिर्फ जो सिस्टम स्टेबल है वो है जो कि बना हुआ है किससे? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन से, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन। तो ये सिर्फ अकेली ही ऐसी बाउंड स्टेट है जिसपे सिर्फ 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन के लिए जो कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं कि फर्स्ट है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अराउंड होती है 2.226 MeV। इसके अलावा इसकी जो स्पिन है वो 1 होती है और पैरिटी पॉजिटिव होती है। एक्सपेरिमेंटली ये मिला है। नेक्स्ट इज दैट इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 0.85735 प्लस माइनस। ये क्या दिखा रहा है? ये एरर है इसकी कि ये प्लस इतना या फिर माइनस इतना हो सकता है। ठीक है। तो ये जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्चुअली एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट को सम करेंगे तो उसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा अगला है कि इसका जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो होता है 0.282 फेम्टोमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका क्वाड्रुपोल मोमेंट है ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वो ये दिखाता है कि जो आपका चार्ज है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। और अगर आपका Q 0 के इक्वल नहीं है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका या तो प्रोलेट टाइप का हो सकता है या फिर ओबलेट टाइप का हो सकता है। तो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोलेट शेप में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसकी जो रेडियस है वो आती है 2.13 फेम्टोमीटर। तो ये कंपैरेटिवली एक लार्ज वैल्यू है रेडियस के लिए, एक न्यूक्लियर रेडियस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके न्यूक्लियॉन्स हैं वो लूजली बाउंड है। ठीक है, इसीलिए ही इसका साइज़ क्या है? बड़ा है। अब ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या बताते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम इसकी जो ये थ्योरी है ड्यूट्रॉन की, इसकी बाइंडिंग एनर्जी और इससे रिलेटेड जो है कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? श्रोडिंजर इक्वेशन से। एक्चुअली ये जो पिक्चर्स हैं ये मैंने ली है घोषाल से, ली है सन घोषाल से, तो आप भी वहीं से ये पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम पार्ट इसमें मैथमेटिकल है। तो ये आपने सबसे पहले श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी। साई जो है वो एक वेव फंक्शन है जो ड्यूट्रॉन को दिखा रहा है, और ई इसकी एनर्जी हो गई, और वी क्या है आपका? ये पोटेंशियल वेल जो है आपका, जिस पोटेंशियल वेल में आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उसकी डेप्थ दिखा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका वेव फंक्शन है फिर वो क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। और हम इसका मतलब हम जो हमारा स्फेरिकल, इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल हम लेकर चल रहे हैं वो हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक लिया है, इसीलिए हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो भी स्फेयर वाले लिए हैं, आर थीटा और फाई। इसके अलावा सिंस यहाँ पर आपको पता है कि इसमें क्या क्या है? एक न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इसका जो टोटल मास होगा वो हम क्या ले रहे हैं? वो हम रिड्यूस्ड मास ले रहे हैं म्यू, जिसकी वैल्यू क्या है? ये। ठीक है, रिड्यूस्ड मास आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो इसको मान रहे हैं कि ये जो है इक्वल है m/2 के। ठीक है, मतलब ऐसा माना है इन्होंने कि mn और mp जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं और वो इक्वल हैं m के, तो इस तरह से आपका रिड्यूस्ड मास m/2 आ गया है। इसके बाद अब जो वेव फंक्शन है उसको रेडियल और एंगुलर पार्ट में अलग अलग लिख दिया। बाई क्या है यहाँ पे? ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। और आर की वैल्यू, जो आर वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आई यहाँ पर? ULR/R। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया है श्रोडिंजर इक्वेशन में। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसका सिर्फ रेडियल पार्ट कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर ये 2 केस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी क्या बोला कि जो ये पोटेंशियल वेल है तो हो सकता है कि आपके जो पार्टिकल है वो अंदर है या फिर बाहर है, तो ये 2 कंडीशन लेके चली है। तो वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर आर लेस देन बी, मतलब कि जो पार्टिकल की जो पोजीशन हो रही है वो लेस देन बी है, और बी क्या है? बी यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है उसकी रेंज है। ठीक है, कि रेंज मतलब कि वो जो पोटेंशियल है वो कहाँ तक वर्क कर रहा है।
तो एक बार जब पार्टिकल आपका पोटेंशियल वेल के अंदर है और एक बार जब बाहर है, इसीलिए हमने इसे यू इन और यू आउट लिख दिया है। तो इन दो कंडीशन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंस जब वो अंदर है तो पोटेंशियल है वी नॉट, ठीक है, ऐसा हम लेके चलें कि जो पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट है, और जब वो बाहर है तो पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, क्योंकि जब पार्टिकल उसके बाहर है तो उस पर तो ये वाला जो पोटेंशियल वेल में जो भी फोर्स था वो काम नहीं करेगा। इस तरह से आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब हमें ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सोल्यूशन निकालने के लिए। तो उसके बाद इन्होंने ई की जगह पे क्या रख दिया है, ई की जगह पर माइनस ई डी रख दिया है, ठीक है। ई हम क्या बोल रहे थे कि ये उस पार्टिकल की एनर्जी दिखा रहा था, तो उसकी एनर्जी एक्चुअली क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है कि अगर कोई बाउंड स्टेट है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ऐसा मान लिया इन्होंने कि ई की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस ई डी, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी दिखा रहा है। तो उसके बाद ये दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे कि जो ये फैक्टर होता था, ठीक है, वेव फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर है उसको एक स्क्वायर टर्म के फॉर्म में लिख देते थे, तो इसको हमने k1 स्क्वायर लिख दिया। और सेकंड जो इक्वेशन है इसमें जो ये वाला टर्म है माइनस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई डी, उसको हमने क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको k1 स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर मिल गया है। अब ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट की और इनको जब सोल्व करोगे तो इसके सॉल्यूशंस ऐसे मिलेंगे। इसके बाद क्या किया इन्होंने, बाउंड्री कंडीशंस लगाई हैं सर्टेन, वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। उसके बाद जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो जो ये सेकंड टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक और कंडीशन लगाई है, उसमें क्या ये बोल रहे हैं कि अब देखिए आपको दो सोल्यूशन मिले, एक सोल्यूशन मिला जब पार्टिकल वेव इसके पोटेंशियल वेल के अंदर है और दूसरा जब वो बाहर है। तो अगर ये ये जो दो इक्वेशंस है ये एक ही अगर सिस्टम को एक्सप्लेन करनी है तो क्या होगा कि जो वेव फंक्शन अंदर था, ठीक है, और बाहर जो वेव फंक्शन है आपका, वो दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूटी में होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए अगर ये सेम ही जो सिस्टम है उसका वेव फंक्शन दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये कंटिन्यूटी वाली जो कंडीशन है वो लगाई है और यहाँ से आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर मिल गई और फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो k1 की और अल्फ़ा की वैल्यूज़ यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए जो हम यहाँ पर लेकर चले थे। तो इस तरह से आपको जो कोट k1 भी है उसकी वैल्यू क्या मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। उसके बाद क्या किया इन्होंने, सबसे पहले एक मिनिमम पोटेंशियल वेल की जो है वो डेप्थ निकाली इन्होंने कि ऐसी कौन सी जो ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनको बाउंड रखने के लिए कितना पोटेंशियल जो है मिनिमम हमें चाहिए होगा। सबसे पहले वो इन्होंने फाइंड आउट किया, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या करती, ज़ीरो रख दी इन्होंने, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अब देखिए मैंने बोला था कि जब पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी है तो वो जो आपका सिस्टम है वो बाउंड नहीं है, और जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो आपका सिस्टम है वो बाउंड है, और ज़ीरो इनका इंटरमीडिएट एक वैल्यू हो गई। तो ये ज़ीरो जो है वो एक्चुअली बाउंड्री दिखा रही है। तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे जब इन्होंने निकाली है वैल्यू तो क्या मिला है, यहाँ से जब पूरे बी की वैल्यू यहाँ पर 2 फेम्टोमीटर, मतलब जो रेंज थी आपकी पोटेंशियल की वो 2 फेम्टोमीटर लेने पे इसका जो पोटेंशियल वेल की डेप्थ आई है वो आई है 25 MeV। तो ये मिनिमम डेप्थ है जो चाहिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाउंड करने के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद सिंस हमें एक्चुअली क्या है कि हमें ईडी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर तो हम ईडी को जो है वो ज़ीरो लेकर चले हैं, बट एक्चुअली उसकी एक सर्टेन वैल्यू है जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिली थी जो कि क्या थी 2.226। तो अब हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी पोटेंशियल वेल डेप्थ निकालनी है। तो इसके लिए कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये आपकी इक्वेशन पीछे से आई थी, कोट k1 b इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बी अपॉन k1 b, ये आपकी इक्वेशन आई थी। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, राइट। तो अब इसको सोल्व आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है ग्राफिकल मेथड। तो उसमें क्या करेंगे आप, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको y के इक्वल रख दिया और जो राइट हैंड साइड है उसको अलग से y के इक्वल रख दिया। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। और k1 b को x रख दिया है। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ही प्लॉट करेंगे। तो ये आप देखिए इस ग्राफ में यहाँ पर इन्होंने जो आपका y इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बी अपॉन एक्स है उसको प्लॉट किया है, और जो आपका कोट
वाला फंक्शन है उसको प्लॉट किया है। तो जब जहाँ पे भी ये दोनों कर्व जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे क्या होगा, आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ये यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए फिगर में, तो ये वाला कर्व, ये वाले कर्व हैं आपके, ये जो आ रहे हैं कर्व्ड, और उसके अलावा एक आपका ये वाला है। तो ये जहाँ पर भी कट कर रहे हैं वहीं पे आपके सोल्यूशन है। तो आप देखिए एक यहाँ पर ये कट कर रहा है, फिर यहाँ पर कट कर रहा है, फिर यहाँ पर कट कर रहा है, ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ आपकी आएंगी। तो ये इसके सोल्यूशन दिखा रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, ये आप देखिए कि ये लगभग π/2 के इक्वल है। π/2 से थोड़ा सी ही ज़्यादा है x की जो वैल्यू है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या लिख दिया, इसका सोल्यूशन स्लाइटली ग्रेटर देन π/2। नेक्स्ट आपका आएगा 3/2, फिर आएगा आपका 5/2। तो ये आपके सोल्यूशन दिख दिया। अभी इन्हीं सोल्यूशंस को एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये तो x की वैल्यूज़ थी और x क्या था, k1b। तो k1b आपका ग्रेटर और इक्वल है 2n + 1 π/2, ठीक है। इसमें जब आप वैल्यूज़ रखेंगे n = 0, 1, 2, तो आपको ये जो वैल्यूज़ थी यही मिल जाएंगी। ये जनरलाइज्ड एक फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो आपका पोटेंशियल वैल्यू है उसकी डेप्थ निकालनी है। तो उसके लिए हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वो ही एक्चुअल वैल्यू देगा ग्राउंड स्टेट के लिए जो है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, आपकी फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है π/2 वो होगी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, k1b = π/2 + ε0, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू π/2 से थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है k1b की, वो हमने इक्वेशन में रख दी है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे पूरा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा कि जो पोटेंशियल वेल की डेप्थ है वो है 38 MeV, ठीक है। तो ये तो आपके पोटेंशियल वेल की डेप्थ आई जब आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या लेकर चले थे, 2.226, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, पोटेंशियल वेल की डेप्थ निकाल ली फॉर ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, अब हम इसका वेव फंक्शन देखते हैं। तो इसका वेव फंक्शन यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, मतलब n = जब आपका 0 है उसके लिए है, और जो सेकंड है वो आपका कर्व है जब n = 1 है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कर्व है और ये ग्राउंड स्टेट के लिए किया गया है, ठीक है। ये इसके वेव फंक्शन की फॉर्म दिखा रहा है। नेक्स्ट है कि आपको एक्साइटेड स्टेट निकालनी है फॉर ड्यूट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए आप क्या करोगे, n = क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, ठीक है। तो n = 1 रखना है आपको। ये आप कहाँ रखोगे, पहले तो यहाँ से n = 1 रखेंगे तो k1b की जो भी वैल्यू आएगी वो आप सब्सटीट्यूट कर दोगे कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि k1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। k1 की वैल्यू जब आप यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आपका v0 निकाल सकते हो। तो यहाँ से v0 आपका है 225 MeV। तो आप देखिए कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्या, कि जो आपके पोटेंशियल वेल की डेप्थ थी जो कि 38 MeV थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सिंस जो आपका पोटेंशियल वेल है वो तो इतना ही डेप्थ है और एक्साइटेड स्टेट के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में तो वो जो सिस्टम है वो बाउंड रह ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू उसकी एनर्जी। तो इसीलिए जो ड्यूट्रॉन है उसकी एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्साइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है, आपको ड्यूट्रॉन के लिए रेडियस निकालनी है। तो इसके लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है कि जो आपका वेव फंक्शन है उसका नॉर्मलाइज किया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन शायद आपने पढ़ा हो मैकेनिक्स में। तो अगर कोई वेव फंक्शन साई दिया हुआ है और उसको आपको नॉर्मलाइज करना है तो आप कैसे करते हो, साई स्टार = मतलब इसको आप इंटीग्रेट कर देते हो उसकी पूरी रेंज में और वो इक्वल्स टू किसके हो जाता है, 1 के, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका है। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली कहाँ से आता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इंसिडेंट की, वो क्या होती है, वो 1 होती है। तो उसी से ही क्या होता है, ये आपका जो ये वाली कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ पर आती है। तो इन्होंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया यहाँ पर। उसके बाद ये मैथमेटिकल सोल्व किया, क्योंकि आपको वेव फंक्शन तो पता है कि इन और आउट में डिफरेंट है, तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके इक्वल्स टू 1 रख दिया है। और ये जो वैल्यूज़ आई थी ये सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद पूरा सोल्व करने के बाद आपको फाइनली कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलती है 4.3 फेम्टोमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी हेल्प से आप जो पार्टिकल है उसकी जो पोटेंशियल वेल है उसकी डेप्थ, उसकी रेंज, वेव फंक्शन, एक्साइटेड स्टेट और उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं।